हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टैक्स रिजीम्स, जिसमें कि हम ओल्ड एंड न्यू के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो टॉपिक है ये सैलरीड इंडिविजुअल्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल सबके लिए आता है। इसके अलावा ये जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स करते हैं या टैक्स बेनिफिट या इनकम टैक्स फाइलिंग की बात करते हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंडिया में पहले एक ही इनकम टैक्स रिजीम हुआ करता था, जिसमें आपको कई डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस मिलते थे। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम कहा जाता था इसे। बट बजट 2020 के आने के बाद एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया। उस टैक्स रिजीम में आपको एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस बहुत कम कर दिए गए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे लो टैक्स रेट्स जो है वो एक बेनिफिट पॉइंट था। हम अपना जो भी टॉपिक है ओल्ड टैक्स रिजीम से स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम क्या होता है, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है, इसके ऊपर पहले बात करेंगे। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम क्या होता है और इसके प्रो एंड कॉन्स, एंड इसके बाद कंक्लूजन कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और किन के लिए, कौन ओल्ड में जाएंगे कौन न्यू में जाएंगे, ये सारी बात हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। ओल्ड टैक्स जो रेजीम है उसमें बहुत टाइप के आपको डिडक्शन एग्जाम्पशन मिलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस होते क्या हैं। डिडक्शंस का मतलब क्या होता है? डिडक्शंस का मतलब आपको ये समझना है कि आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी होती है, जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर के जो एंड, जब हम असेसमेंट ईयर करते हैं तब उस टाइम पे जब आपको फाइलिंग करनी होती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो उस टाइम पे आपको डिडक्शंस बहुत बेनिफिशियल होते हैं जो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करते हैं। तो डिडक्शंस बहुत सारे ओल्ड टैक्स रिजीम्स में थे, जिसमें से 80C टू 80U सेक्शंस के बीच में बहुत सारे डिडक्शंस थे। जैसे कि 80C, कुछ डिडक्शंस मैंने यहाँ कवर अप किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे 80C में फॉर सपोज LIC पॉलिसी प्रीमियम, आप LIC पॉलिसी लेते हैं और उसकी अगर प्रीमियम आप भर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट, जो जितना भी प्रीमियम आपने भरा है उसके ऊपर टैक्स आप बेनिफिट ले सकते हैं, डिडक्शंस ले सकते हैं। इसके साथ प्रोविडेंट फंड, अगर आपने PF वगैरह जो है अगर आपका है, या म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट 80C के थ्रू ले सकते थे। इसके बाद 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो अगर आप भर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको जो है बेनिफिट जो है 80D के तहत मिल जाता था। इसके साथ साथ 24B सेक्शन, इसमें आपको जो है जो भी आपने होम लोन लिया है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हो, वो जो भी इंटरेस्ट पे हो रहा है उसके ऊपर जो डिडक्शन है वो आपको 24B के तहत मिल जाता था। इसके साथ साथ आपको HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो हाउस रेंट अलाउंसेस को क्लेम कर सकते हैं। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो भी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश आपको मिलती है, फैसिलिटी के फॉर्म में जो भी चीज़ मिलती है दैट इज़ परक्यूसिट्स। बट जब आपको वही चीज़ कैश फॉर्म में मिलती है तो दैट इज़ कॉल्ड अलाउंसेस। उन अलाउंसेस के ऊपर भी आपको एग्जम्पशन जो है वो मिल जाता था। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी आपको 50,000 रुपये के मिलते थे। इतने सारे 80C से 80U के बीच के इतने सारे डिडक्शंस जब आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप आराम से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं टैक्स का बर्डन भी आपका कम होता है। तो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट था कि बहुत सारे डिडक्शंस हमको प्रोवाइड किए जाते थे। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी आपको कुछ बेनिफिट मिलता है किसी इन्वेस्टमेंट या सेविंग से, तो आप हमेशा चाहते हो कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करें जो कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स दें। अब एक चीज़ बताइए, LIC पॉलिसी जब आप ख़रीदते हो तो LIC पॉलिसी आप क्यों ख़रीदते हो, जीवन बीमा? क्योंकि आप आगे जाके उसका कहीं ना कहीं क्या लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आपको अगर परिवार में किसी को कोई भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरी फैमिली को सफ़र ना करना पड़े।
तो ये कहीं न कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, आजकल आपको पता है बहुत तरीके की कभी भी कोई भी चीज़ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस टाइम पे हमारे पास फाइनेंसेस नहीं होते, तो मेडिकल इंश्योरेंस कहीं न कहीं हमको एक सपोर्ट करता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों करते हैं? बिकॉज़ ऑफ कहीं न कहीं हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिले। इसके साथ-साथ क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में इसके बेनिफिट डिडक्शंस के साथ साथ हमको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते थे, तो ये हमारे लिए पे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी। सो ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ थी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो भी टैक्स प्लानिंग करते हैं उन सब के लिए। इसके साथ साथ आपको मैं प्रो एंड कॉन्स बताना चाहूँगी। प्रो एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, फ़ायदे और नुकसान ओल्ड टैक्स रिजीम के क्या थे। आई थिंक ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादातर मुझे फ़ायदे लगते हैं, ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं। हाँ, नुकसान भी हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब सबसे बड़ा पहला फ़ायदा आप लोग देखोगे तो उसमें ये है कि डिडक्शंस बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डिडक्शंस बहुत है। 80C से अगर आप गिनो तो 80C सेक्शन से लेके 80U तक बहुत डिडक्शंस है। डोनेशंस के ऊपर डिडक्शंस है, जो भी आप डोनेट कर रहे हो उसके ऊपर डिडक्शंस आपको मिलते हैं। इसके बाद जो भी होम लोन्स हैं या इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, या इसके साथ LIC पॉलिसी है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, इन सब के ऊपर आपको डिडक्शन, इतने सारे डिडक्शंस हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत एक बेनिफिट चीज़ थी जो कि टैक्स लाइबिलिटी को आपके कम करती थी। सेकंड जो हमारा बेनिफिट है इसमें, वो बेनिफिट अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि सेविंग्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि कहीं ना कहीं टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो लोग क्या करते थे, अधिकतर लोग जो है वो टैक्स बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते थे, सेविंग्स करते थे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे, जो कि उनके फ्यूचर बेनिफिट्स में भी काम आती थी। इसके साथ इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये था कि जो हाई हाई डिडक्शंस है, हाई डिडक्शंस इन द सेंस कि आपको अगर कोई भी एग्जाम्पशंस है, अगर आपके जैसे फॉर सपोज 80C की जो लिमिट है दैट इज़ 1,50,000 जो है वो 80C की लिमिट है। ओके, तो अगर आप LIC पॉलिसी प्रीमियम, PF, ESICs और ये सारी चीज़ें आप लेते हैं और इन पे आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने 80C का, तो कहीं ना कहीं आपको 1,50 का सीधे सीधे बेनिफिट मिलता था। तो कहीं ना कहीं आप लिमिट्स के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट ले पाते थे। तो हाई जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपका, जितना ज़्यादा आपका ट्यूशन फ़ीस के ऊपर यहाँ तक आपको जो है रिलैक्सेशन था, जो भी आप बच्चों की ट्यूशन फ़ीस भरते हैं उसके ऊपर भी आपको डिडक्शंस मिलते थे। तो ये कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं जो है ओल्ड रेजीम में। ओल्ड रेजीम में एक जो बेनिफिट मुझे नहीं लगता वो है, दैट इज़ जो टैक्स रेट्स हैं वो हाई है। बल्कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में देखेंगे तो जो टैक्स रेट आपके ऊपर लग रहे हैं वो कम है, मगर कहीं ना कहीं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके डिडक्शंस इतने ज़्यादा होते थे, एग्जम्पशंस इतने ज़्यादा होते थे कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी कवर अप हो जाती थी। बट कहीं ना कहीं ये एक बोल सकते हैं कि कमी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके जो टैक्स रेट्स हैं, जिसको हम स्लैब रेट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, ज़्यादा है। इसके बाद आपका जो पेपर वर्किंग है बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं ना कहीं पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में पेपर वर्किंग इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपके अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपने की उसमें आपने बहुत सारी टाइप की सेविंग्स की हुई है, तो ये सारी चीज़ों का पेपर वर्किंग आपको, जो भी CAs हैं उनको, या जो भी अकाउंटेंट्स हैं, या जो भी टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं उन लोगों को आपको देना होता है, टैक्स कंसल्टेंट को। तो कहीं ना कहीं आपको पेपर वर्किंग बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पेपर वर्किंग जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम का एक प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। सो ये हमारे कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम के हैं। सो नाउ हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर। गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2020 में एक नया ऑप्शन टैक्स रिजीम का अनाउंस किया था, जिसे हम कहते हैं न्यू टैक्स रिजीम या सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम।
और बजट 2023 में इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल बनाए गए। न्यू टैक्स रिजीम का मेन एम है टैक्स फाइलिंग को सिंप्लीफाई करना, कंप्लाइंसेस को रिड्यूस करना, टैक्स रेट्स को लो करना फॉर मिडिल क्लास सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, आपको अपने डिडक्शन और एग्जम्पशन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप डिडक्शन एग्जम्पशंस को नहीं छोड़ना चाहते देन ओल्ड टैक्स रिजीम इज गुड फॉर यू। न्यू टैक्स स्लैब्स जो हैं अगर हम देखें तो पहले जो था वो न्यू टैक्स स्लैब्स में 2,50,000 तक 10% आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट देना पड़ता था। बट कहीं ना कहीं अब 0 to 3 लाख तक, जिन लोगों की 3 लाख तक की इनकम है उनको 0% टैक्स देना है। जिनकी 3 से 6 लाख तक की है उनको 5% देना है, जबकि जो ओल्ड था उसमें वो ही 20% पे चली जाती थी। तो कहीं न कहीं यहाँ टैक्स रेट्स जो हैं वो इनकम स्लैब्स के कम हैं, कंपैरेटिव टू ओल्ड टैक्स रिजिम। इसके साथ-साथ जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है 50,000 का, वो भी अलाउ किया गया है सैलरीड और पेंशनर्स के लिए। रिबेट जो 87 ए में मिलती थी, पहले जो थी रिबेट वो भी ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 87 ए के तहत रिबेट मिलती थी 12,500 की। बट अब कहीं न कहीं मगर वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 5 लाख तक की लिमिट थी। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको इस 87 ए की रिबेट मिलती थी। बट जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको 87 ए के तहत 7 लाख तक अगर आपकी इनकम आ रही है तो आपको रिबेट जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ-साथ आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्टेड बेस पे आपका न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप अभी फाइलिंग करेंगे 25-26 में, तो आपका ऑटोमैटिकली न्यू टैक्स रिजीम ही आएगा, एप्लीकेबल होगा पोर्टल पे। बट अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम प्रो एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। प्रो एंड कॉन्स का मतलब फ़ायदे नुकसान। तो पहले हम प्रो की बात करेंगे, फ़ायदों की बात कि न्यू टैक्स रिजीम के क्या फ़ायदे हैं। सिंप्लीफाई कंप्लायंसेस, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ, एचआरए डॉक्यूमेंट्स या डिडक्शन कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती। फाइलिंग प्रोसेस सिंपल और फास्ट होता है। लो टैक्स रेट्स, टैक्स स्लैब्स का ब्रेकडाउन फ्लेक्सिबल है और रेट्स रिलेटिव लोअर है, स्पेशली फॉर मिडिल इनकम ग्रुप्स। नो नीड फॉर फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट, आपको अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। बेनिफिशियल फॉर सर्टेन टैक्स पेयर्स, जिसके पास लिमिटेड डिडक्शंस हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, एचआरए जो भी हैं उनके पास रेंट उनके पास जो है वो कहीं न कहीं न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। इसके साथ-साथ इसके कॉन्स, कॉन्स का मतलब क्या होता है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि पहले हमें बहुत सारे डिडक्शंस मिल जाते थे एटीसी से एटीयू के बीच में, बट अब हमको डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेंगे कहीं न कहीं, वो हमको सब छोड़ने पड़ेंगे। नॉट सूटेबल फॉर टैक्स इन्वेस्टर्स, जो लोग भी ज़्यादा डिडक्शंस और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते थे वो लोग के लिए कहीं न कहीं न्यू टैक्स रिजीम नहीं है। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स में अपना पैसा लगाते थे वो लोग के लिए आई थिंक न्यू टैक्स रिजीम इज़ नॉट गुड। ओल्ड टैक्स रिजीम उनके लिए सही है। फिर इसके बाद वो सेविंग्स को लेस इंकरेज करता है न्यू टैक्स रिजिम कहीं न कहीं, क्योंकि पहले कहीं न कहीं टैक्स बेनिफिट हमें मिलने वाला होता था तो उसके चक्कर में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स कर लेते थे। मगर न्यू टैक्स रिजिम में हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट की जो आदत है, बोलते हैं ना कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा होता है तो हम बहुत इंकरेज होते हैं और उस चीज़ को करते हैं। बट क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में इतना कुछ बेनिफिट नहीं है डिडक्शंस का, तो कई लोग इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को भी उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि स्टिल नीड कैलकुलेशंस, हर टैक्स पेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर होगा।
ऐसा नहीं है, आपको दोनों रिजीम्स का कंपैरिज़न करना पड़ेगा, ओल्ड का भी और न्यू का भी, और उसी हिसाब से आपको फिर आगे कैलकुलेशन एंड कंपैरिज़न बनाना पड़ेगा और उसके बेस पे आपको रिटर्न्स फाइलिंग करनी पड़ेंगी। तो अब आप कैसे चॉइस करें कि आपको कौन-सा ओल्ड भरना है या न्यू भरना है, वो आप चॉइस कैसे करेंगे? तो आपको सबसे एक सिंपल चीज़ बता दूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं या सेविंग्स बहुत कर रहे हैं या फिर आपका कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग या टैक्स बेनिफिट प्लानिंग्स आप करते हो, टैक्स प्लानिंग्स करते हो, तो उस बेसिस पे अगर आप हैं, तो कहीं न कहीं आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना चाहिए। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में, इन सब चीज़ों में नहीं हैं, तो आप कहीं न कहीं कहाँ जा सकते हैं, न्यू टैक्स रेजिम्स में जा सकते हैं। और न्यू टैक्स रेजिम में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ऑटोमेटिकली फाइलिंग्स का भी है, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें वो उठा लेता है, बल्कि ओल्ड टैक्स रेजिम्स में ऐसा नहीं था, बहुत सारे पेपर वर्किंग करने पड़ते थे। तो जिन लोगों के पास भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, वो ओल्ड में जा सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं या टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग कहीं न कहीं न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हैं, ऐसे आप उठा सकते हैं। साथ में टैक्स कंसल्टेंट, सीएज़, इनकी मदद भी आप ले सकते हैं, तो आराम से आपको ओवरऑल ये पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कौन-सा रेजिम को उठाना है। अब हम लास्ट बिल्कुल लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। सो न्यू टैक्स रिजीम एक सिंप्लीफाइड और मॉडर्न अप्रोच है टैक्स स्ट्रक्चर का, लेकिन हर किसी के लिए सुटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। चॉइस वाइजली करें बेस्ड ऑन योर पर्सनल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और लाइफस्टाइल, और नीड्स के हिसाब से आप न्यू टैक्स या ओल्ड टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचें। सो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो आज का, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।